हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लॉगरिथम या लॉग की बात करें तो उससे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम पढ़ेंगे और वो है कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा एंड एंटीलॉग। सो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये सब समझने से पहले मैं आपको दो फंक्शंस समझाना चाहूंगी। जब वो फंक्शंस आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। पहला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कि स्टेप अप फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन इसको डिनोट किया जाता है ब्रैकेटेड एक्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स से, बट ध्यान रहे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। यानी कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेटेड एक्स इस फंक्शन के लिए यूज किया जा रहा है तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो फिर ये नॉर्मल जो ब्रैकेट होता है वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम इस ब्रैकेट को मान लेते हैं कि ये इस फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो अब ये फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, तो देखते हैं कि इस मशीन का क्या काम है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या काम है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर अमॉन्ग ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब कि ये क्या आंसर आउटपुट करेगा, इसके अंदर आपने जो भी वैल्यू रखी है, जो भी नंबर रखा है, उस नंबर, वो नंबर और उससे पहले जितने भी इंटीजर्स आते हैं, उन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो ये आंसर में देगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूं। जैसे कि अगर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ब्रैकेट के अंदर आपने 2.3 रखा, ठीक है, ये आपने इनपुट किया, तो ये क्या आउटपुट करेगा, 2.3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं। तो आप सोचिए 2.3 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। उन सभी इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब वो नंबर या उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आंसर देगा। तो 2.3 से जो छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। मतलब अगर इस फंक्शन में हम 2.3 को इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा 2। इसी में अगर सपोज आपने 1.758 इनपुट किया, तो 1.758 से छोटे इंटीजर्स हैं 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो इन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1। तो आंसर आपको मिलेगा इसमें 1। या अगर आपने इंटीजर ही इनपुट कर दिया, मान लो आपने इसमें 2 इनपुट कर दिया, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू। तो अगर आपने 2 इनपुट किया तो ये 2 से लेगा कि 2, 1, 0 ये जितने भी इंटीजर्स हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इनमें सबसे बड़ा है 2। तो आपको आंसर 2 मिल जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं अगर आपने इंटीजर ही इनपुट कर दिया तो वो ही इंटीजर आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हम इनपुट करें, जैसे अगर आप -2.37 इनपुट करते हो, ठीक है, तो अब सोचिए, आप नंबर लाइन पे सोचिए कि -2.37 से पहले कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। तो -2.37 से पहले आता है -3, उससे छोटे मतलब, तो -3, -4, -5। तो इन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, -3। तो -2.37 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर -3 है, तो यहां आंसर आपको मिलेगा -3। या अगर आपने सिर्फ -2 इनपुट कर दिया तो आपको आंसर -2 ही मिल जाएगा, क्योंकि ये हम देख ही रहे हैं कि अगर आप इंटीजर इनपुट करोगे तो इंटीजर ही आंसर मिलेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हम इस फंक्शन की अगर डोमेन डिस्कस करें तो हमने देखा हम हर तरह का रियल नंबर इसमें इनपुट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है, यहां लिखते हैं, तो इसकी जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज मतलब हमारे पास आउटपुट कैसे आ रहे हैं, तो आप देखिए आउटपुट आपके पास हमेशा इंटीजर ही आ रहे हैं, तो इसकी रेंज है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर। एक और फंक्शन की हम बात करते हैं और वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को यूजुअली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, बट अगेन ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन माना जा रहा है तो क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि कर्ली ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर ये बात मेंशन नहीं है तो आप उस कर्ली ब्रैकेट को नॉर्मल ब्रैकेट मानेंगे, राइट। तो अभी इस फंक्शन में मैंने मान लिया कि ये कर्ली ब्रैकेट डिनोट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट को। अब ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। किसी भी नंबर में से
उसका इंटीग्रल पार्ट यानी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स में से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हटा दो, ब्रैकेटेड यहाँ पे दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो 2.3 आपने लिखा, 2.3 इनपुट क्या है 2.3, उस इनपुट में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटा दीजिए। तो हमने देखा ही था 2.3 का इंटीग्रल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ रहा था, तो 2.3 में से आप 2 माइनस करोगे तो आंसर मिल जाएगा 0.3। तो इसका मतलब 2.3 अगर आपने इनपुट किया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.3, ठीक है। या जैसे यहां हमने 1.758 किया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप द नंबर इटसेल्फ 1.758 में से इसका इंटीग्रल पार्ट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर दो, तो आपको मिल गया 0.758, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। या अगर हम इसके अंदर कोई इंटीजर रख दें, सपोज 2, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो जो इनपुट किया है वो उसमें से उसका इंटीग्रल पार्ट हटाइए, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0। यानी कि अगर हम किसी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इंटीजर इनपुट करते हैं तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा 0, और इसमें अगर हम इंटीजर इनपुट कर रहे हैं तो हमें आंसर में इंटीजर ही मिल रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहां से आप ये मत सोच लीजिएगा कि अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब ये है कि 2.3 तो पॉइंट के साथ जो आ रहा है वो आंसर है फ्रैक्शनल पार्ट, कि 2.3 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, 1.758 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.758। नहीं, ये गलत हो सकता है अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें। तो देखिए अब मैं एक नेगेटिव नंबर रख के देखती हूं, -2.37, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखो, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा -2.37 में से हम माइनस करेंगे इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था -3, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3, मतलब कि ये बन गया -2.37 + 3। तो आंसर क्या आएगा, 3 में से आप 2.37 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 2.37 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.63, ठीक है। तो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.63, ना कि 0.37। तो ध्यान रखिए कि अगर आप श्योर हैं कि जो नंबर इनपुट किया गया है वो पॉजिटिव है, तब तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर नंबर इनपुट किया गया नेगेटिव है तो ऐसा नहीं हो कि पॉइंट के साथ वाले को ही आप फ्रैक्शनल पार्ट बोल के बाहर निकाल दें, ठीक है। तो अब हम एक बार इस फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डोमेन की बात करें तो हम इनपुट क्या कर पा रहे हैं, आपने देखा हम कोई भी रियल नंबर इसमें इनपुट कर पा रहे हैं, मतलब इस फंक्शन की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम कोई भी नंबर इसमें इनपुट कर पाते हैं, और रेंज यानी कि हमारे पास आउटपुट कैसे आ रहे हैं गिवन डोमेन के लिए, तो आप देखो आउटपुट आपके पास कैसा आ रहा है 0.3, 0.758, 0, और इनफैक्ट आपने नेगेटिव नंबर डाला तो भी आपके पास आउटपुट पॉजिटिव आया है 0.63। इसका मतलब हम यहां से देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी जो रेंज है यानी आउटपुट का जो कलेक्शन है वो क्लोज्ड 0, क्योंकि हमारे पास 0 भी आंसर में आया है, क्लोज 0 और 0 से 1 के बीच के नंबर्स पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग इस तरह के नंबर्स हैं, तो इसकी रेंज होगी क्लोज 0 से 1 ओपन, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं ना कि x, किसी भी नंबर x को हम लिख सकते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये बात आपको समझ आती है ना। तो अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा पे। तो देखिए कंसिडर करते हैं कोई एक लॉग विद बेस b, ऑब्वियसली b इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। कोई भी एक लॉग लिया हमने जिसका बेस b है, तो लॉग भी कोई ना कोई रियल वैल्यू ही होती है, तो इसका भी कोई ना कोई इंटीग्रल पार्ट होगा और इस log x टू द बेस b का कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। तो हम इसको भी कह सकते हैं ना कि ये दो चीजों का सम है, एक है log x टू द बेस b का इंटीग्रल पार्ट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log x टू द बेस b, और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी लॉग किसी पर्टिकुलर बेस के साथ, जैसे यहां हमने लॉग कंसिडर किया है बेस b के साथ, उस लॉग की वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेंटेसा।
तो समझ आया आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा किसे कहते हैं? किसी भी गिवन बेस के साथ अगर हम लॉग लेते हैं तो उस लॉग की वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और उस लॉग का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम मैंटिसा कहते हैं। ओके, तो देखिए मैंने क्वेश्चन अभी यहां लिखा है, गिवन log 34.56 टू द बेस 10 इज 1.5386। एक कोई पर्टिकुलर नंबर है जिसके लॉग की वैल्यू आपको बता दी गई है कि ये है। यहां से आपको कुछ लॉग की वैल्यूज निकालनी है, लॉग 3.456 की, लॉग 0.3456 की और लॉग 0.003456 की। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं, जबकि हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहां पे मुझे वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट पार्ट इसका है 3.456 के लॉग की, जबकि हमें 34.56 के लॉग की वैल्यू पता है। तो इसको मैं 34.56 के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूं ना, देखिएगा ध्यान से। क्या मैं इसको लिख सकती हूं 34.56 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 से डिवाइड करना, और जैसे ही आप इसको 10 से डिवाइड करोगे ये 3.456 बन जाएगा ना। तो हमने एक डेसिमल इधर शिफ्ट करके 10 टू द पावर -1 लिख दिया। कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए, आप लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हो ना कि लॉग m इंटू एन टू द बेस b, जहां पर b ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 है, m और n पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m टू द बेस b प्लस लॉग n टू द बेस b, है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी, वो मैं यहां अप्लाई करती हूं। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, मतलब यहां से हम इसको कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लॉग 34.56 प्लस लॉग 10 टू द पावर -1 विद बेस 10। ठीक है ना, और इसके लॉग की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है ना। तो इसको हम लिखेंगे 1.5386, और इसको बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। 10 की पावर -1 का आप माइनस आगे ले लो, log 10 टू द बेस 10 1 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो 1.5386 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ गया 0.5386। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो log 3.456 है, मैं अगर आपसे पूछूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए तो इसकी वैल्यू आई है ये। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसकी जो भी वैल्यू है उसका इंटीग्रल पार्ट। तो ये जो वैल्यू आई है ये 0.5386 है, मतलब इसको आप 0.5386 कह सकते हो। तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 0, यानी कि log 3.456 की कैरेक्टरिस्टिक है 0। और अगर मैं इसका मैंटिसा आपसे पूछूं तो वो होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और वो है 0.5386। तो समझ आया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा इस नंबर का क्या होगा। सेकंड वाला देखते हैं। जैसे बिल्कुल इसी तरीके से अब आप कर सकते हो, जैसे हमें निकालना है log 0.3456, लेकिन हमें वैल्यू तो इसकी पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 34.56 इंटू 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 का मतलब 1/100, तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें फिर से लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दोनों पे लॉग अलग अलग, बीच में प्लस, तो ये बन गया log 34.56 प्लस log 10 टू द पावर -2 टू द बेस 10। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5386, और इसकी वैल्यू होगी -2। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखिए, वैसे तो अगर आपको इसका आंसर निकालना हो तो 1.5386 -2 आप करेंगे तो आंसर आएगा माइनस पॉइंट समथिंग। तो वो आप कैलकुलेट करके देखिए, वो आंसर आता है माइनस, यहां पे मैं लिख देती हूं -0.4614। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताइए, तो उसके लिए हम ये वैल्यू ना कैलकुलेट करके किस तरह आगे बढ़ेंगे वो समझिएगा। आप क्या कीजिए, ये जो वैल्यू आई है इसको ब्रेक कर दीजिए, इसका इंटीग्रल पार्ट अलग और फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दो। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5386 -2। ठीक है, अब ये इंटीजर और ये इंटीजर है, इनको पहले आपस में क्लब कर दो, तो 1 और -2 हो गया -1। ठीक है, और ये पॉइंट वाला पार्ट अलग से लिख देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट 5386। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है उसका इंटीग्रल पार्ट है ये, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है ये,
और मेंटिसा है ये 0.5386। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि 1 नेगेटिव है तो हम 1 के ऊपर लगा देंगे बार, 0.5386। तो आप ये जो वैल्यू निकाली है इसको आप ये भी कह सकते हैं और इसको आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो हम स्ट्रेट देख के इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बता सकते हैं, जबकि इस फॉर्म में हम नहीं बता सकते। मतलब नेगेटिव में कोई नंबर इस तरह से लिखा है तो हमें पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया ही है कि क्या करेंगे आप, पहले यहीं पे स्प्लिट कर दीजिए इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को आप इस इंटीजर के साथ क्लब करके लिखिए। इस स्टेप में आपको इंटीग्रल पार्ट अलग दिख जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट अलग दिख जाएगा। इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है इसलिए मैंने इस 1 के ऊपर बार लगा दिया, 0.5386। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉग 0.3456 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है -1 और इसका मेंटिसा है 0.5386। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक बार ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके बता देती हूं। देखो हमें करना है कैलकुलेट 0.003456। फिर से जिसकी वैल्यू हमें पता है उसी के टर्म्स में इसको लिखेंगे, तो ये होगा लॉग 34.56 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है ना, क्योंकि 10 टू द पावर -4 मतलब 1/10,000, उससे डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 जीरो और पहले इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो लॉग 34.56 टू द बेस 10 प्लस लॉग 10 टू द पावर -4 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू है 1.5386 और इसकी वैल्यू आ गई -4। ठीक है, फिर वही बात, या तो आप ये एक्चुअली कैलकुलेट करके देख लो क्या आ रहा है। जैसे आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -2.4614। बट अगर आप, ठीक है वो आंसर है इसका, अगर कोई पूछे कि इस लॉग की वैल्यू बताइए तो आंसर वही है -2.4614। बट उसे देख के आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा नहीं बता सकते। वो बताने के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से इंटीग्रल पार्ट अलग और फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर देंगे। इस नंबर का हमने इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट अलग किया और जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उसे इसके साथ क्लब कर देंगे, तो ये बन गया -3, 1 एंड -4 मिलकर बन गया -3 प्लस 0.5386। यहां से हमें क्लियरली दिख गया कि ये जो लॉग 0.003456 है इसका इंटीग्रल पार्ट है -3 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5386, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है -3 और इसका मेंटिसा है 0.5386। अब इसको लिखने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 के ऊपर बार लगा दीजिए, इससे ही पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है 0.5386। तो समझ आया आपको कि कैसे हम लॉग की कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखते हैं। एज सच ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कोई भी, लेकिन मैंने इसलिए लिया इस क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि किसी भी लॉग की वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे देखते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब एक्चुअली उसका क्या यूज है उस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक 3 व्हेन द बेस ऑफ द लॉग इज 7। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका लॉग अगर हम इस बेस 7 के साथ लें तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आए। मतलब कि मान लेते हैं कि x वो सब इंटीजर्स हैं जिनका लॉग अगर हमने बेस 7 के साथ लिया तो हम चाहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक 3 आए। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट, राइट, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सोचिए अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आए तो वो किस तरह के नंबर्स होंगे, 3 पॉइंट समथिंग नंबर्स, 3.1, 3.2, 3.3, 3.01, 3. मतलब हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं वो सभी नंबर जो 3 से 4 के बीच में होंगे इंक्लूडिंग 3, यानी 3 क्लोज से 4 ओपन के बीच में होंगे, वो सभी नंबर्स का इंटीग्रल पार्ट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा, राइट। तो अगर मैं चाहती हूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आए तो ये नंबर अगर 3 से 4 के बीच में होगा, मतलब x के लॉग की वैल्यू अगर 3 से 4 के बीच में आती है इंक्लूडिंग 3, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 3 ही आएगा। ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने ऐसे x हैं। अब यहां हम अप्लाई कर रहे हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो देखिए x यहीं रह जाएगा, 7 वहां जाएगा और यहां पर भी 7 यहां चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कौन सा लगेगा,
ये हम जानते ही हैं कि इस बेस पे डिपेंड करता है, बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यही वाला कंटिन्यू होगा, अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता, तो ये यही वाला कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब हमें बस ये सोचना है कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 7 क्यूब से 7 टू द पावर 4 के बीच में आते हैं, क्योंकि x वो उसी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे पता करें, तो इसको आप देखिए, हम एक बार एक पैटर्न देखते हैं। जैसे अगर आपको निकालने हो कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 2 से 9 के बीच में आते हैं, ठीक है, तो 2 से 9 के बीच के इंटीजर्स अगर हम काउंट करें तो वो होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 6 इंटीजर्स। तो अब देखो 6 को हम ऐसे कह सकते हैं कि 9 माइनस 2 माइनस 1, मतलब जो सबसे बड़ा था 9, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसमें से एक कम और कर दिया। ठीक है, तो अपना आंसर आया कि यहाँ पे 6 इंटीजर्स है। अब मान लो इनमें से कोई एक इंक्लूडेड होता, मतलब अगर आपको काउंट करना होता कि वो सब इंटीजर्स बताइए जो 2 क्लोज से 9 ओपन के बीच में, तो यहां हमारी इंटीजर्स की काउंटिंग में 2 भी इंक्लूड हो जाता। तो 2 क्लोज से 9 के बीच में इंटीजर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 7 इंटीजर्स। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 9 माइनस 2। ठीक है, और अगर दोनों ही इंक्लूडेड होते, यानी कि आपको काउंट करना है कि 2 क्लोज से 9 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, यानी 2 की काउंटिंग भी करनी है और 9 की भी, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने हो गए, ये हो रहे हैं 8 इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि आ रहा है 9 माइनस 2 प्लस 1। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इंटीजर्स काउंट करने का ये तरीका है कि अगर दोनों ही इंक्लूड नहीं हो रहे तो इसमें से इसको माइनस करके एक कम कर दो, दोनों में से कोई एक इंक्लूड हो रहा है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स पता चल जाएंगे, और अगर दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं तो इन दोनों के डिफरेंस में एक ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, इन दोनों को मिला करके, जिसमें 2 और 9 भी इंक्लूडेड है। तो यहां से हमें एक आइडिया लग गया। तो अब देखिए कि अगर आपसे बोला जा रहा है कितने इंटीजर्स हैं जो 7 क्यूब से 7 टू द पावर 4 के बीच में आते हैं, जिनमें से एक इंक्लूडेड है, मतलब ये, तो आंसर आ जाएगा दिस माइनस दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ सच इंटीजर्स कितने होंगे, 7 टू द पावर 4 माइनस 7 क्यूब, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 2058। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एक और टर्म हमारी बची हुई है और वो है एंटीलॉग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। देखिए क्या होता है, एंटीलॉग इज सिंपली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। मतलब कि जैसे हमने देखा कि लॉग 8 टू द बेस 2 की वैल्यू 3 आती है, कि 2 की क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए, 3, ये लॉग है। तो 3 का एंटीलॉग इसी बेस के साथ आंसर आ जाएगा 8। मतलब अगर 8 का लॉग बेस 2 के साथ 3 है तो 3 का एंटीलॉग बेस 2 के साथ 8 है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंटीलॉग ऑफ 3 विद द सेम बेस इज 8। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एंटीलॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 लिखा है तो आंसर इज सिंपली 2 टू द पावर 3। तो हम एंटीलॉग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंटीलॉग ऑफ a टू द बेस b, यहाँ पे b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो एंटीलॉग ऑफ a टू द बेस b इज सिंपली b टू द पावर a। इसके ऊपर ये पावर लगा दो, आपको एंटीलॉग मिल जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, इजी। तो पूरे लेक्चर में आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, पूछें। कोई टॉपिक ऐसा हो जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी दें। आपको लेक्चर कैसा लगा वो अपना फीडबैक भी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।